माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। और जितने सारे भी बच्चे जो 2024 में बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए यह क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग इस क्लास में जुड़ जाइए और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके पास इस क्लास के लिंक को जल्दी से शेयर कर दीजिए और इस क्लास को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे, जो भी दोस्त आपके अभी तक इस क्लास में नहीं जुड़े हैं, वो जल्दी से इस क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए मेरे प्यारे शेरों, आज कुछ अलग तहलका मचाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज एक नए जोश जुनून के साथ और एक नए देश भेष में हम आपके साथ प्रेजेंट हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज जो कुछ भी होगा बहुत ही बेहतरीन होगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि हम लोग फिजिक्स में पहला नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 2 क्लास में हम आपको बहुत कुछ बताए थे, बेसिक से लेकर के आपको ऊपर लेवल तक के चीजों के बारे में हम आपको विस्तार से बताए थे। और आज प्यारे बच्चों, दर्पण के बारे में आपको बताना था। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़ जाएं। उसके लिए आप लोगों को 8114532021 या फिर 9263991125 पर कॉल करना है और यहां पर मात्र और मात्र 99 यानी 99 रुपए आपको पे करना होगा। इस नंबर पर 8114532021 वाले नंबर पे पे करना होगा और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहां से आपको डेली जो डिजिटल बोर्ड का नोट्स है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, बिहार बोर्ड संबंधित कोई न्यूज रहेगा, जैसे रजिस्ट्रेशन कब होगा, फॉर्म कब भराएगा या फिर कोई भी न्यूज, तो आपको यहां पर व्हाट्सएप ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स लेने के लिए आपको एक सब्जेक्ट के लिए 50 रुपया पे करना होगा और आप लोग इस नंबर पे कॉल करके नोट्स ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी नोट्स ले सकते हैं। लेकिन आप लोग पहले कॉल कर लें, तब आपको नोट्स आसानी से मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। इसके अलावा आप लोग हमारे साथ फेसबुक पेज में जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर के टारगेट बोर्ड सर्च करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग आराम से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएं, ठीक है ना। तो टारगेट बोर्ड सर्च करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, टारगेट बोर्ड सर्च करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। इसके अलावा पेड व्हाट्सएप ग्रुप में तो जरूर जुड़ जाएं। हम लोग प्यारे बच्चों पहला नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे और पहला नंबर चैप्टर में पिछले 2 क्लास में हम आपको बहुत कुछ बताए थे और जितने सारे भी बेसिक कंसेप्ट थे वह हम पिछले दोनों क्लास में कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज हम आपको जो कुछ भी पढ़ाएंगे ना, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे पढ़ाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। आपको बताए थे कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यहां तक हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। इसके अलावा प्रकाशीय माध्यम के बारे में बताए थे, ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। और हालांकि जब यह चैप्टर सब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो सबसे अंतिम क्लास में ना हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, 1 लाइनर करवाएंगे, जो 1 नंबर वाले प्रश्न है उसके बारे में बताएंगे। तो बहुत कुछ आपको हम सिखाने वाले हैं। चलिए, तो दूसरा क्लास में हम आपको बताए थे नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। इसके अलावा हाँ, यहां से आपको हम बताए थे प्रकाश का परावर्तन। यहां से हम आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताए थे कि परावर्तक सतह क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। इसके अलावा आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, यह सब कुछ हम आपको बताए थे। प्रकाश के परावर्तन के नियम, अच्छा जल्दी से जरा आप लोग बता दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो फटाफट से आप लोग बताइए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? जल्दी जल्दी से आप लोग बता दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? जल्दी जल्दी से बताइए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं सर, 2 नियम होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा विचलन कोण के बारे में हम आपको बताए थे ना, विचलन कोण का सूत्र क्या होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, विचलन कोण का सूत्र क्या होता है? जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। विचलन कोण का सूत्र हम आपको बताए थे प्यारे बच्चों, याद होगा। विचलन कोण का सूत्र होता है 180 डिग्री माइनस 2i। हम आपको बताए थे ना, 180 डिग्री माइनस 2i विचलन कोण का फॉर्मूला होता है। आई का मान क्या होता है बताइए? आई बराबर क्या होता है? यहां पर 180 डिग्री माइनस 2i में आई जो लिखा हुआ है ना, वो क्या होता है? आप लोग को बताए थे ना, आई जो होता है वह आपतन कोण होता है। क्या होता है?
आपतन कोण का मान होता है। आपतन कोण को ही हम लोग आई से सूचित करते हैं। यह चीज हम आपको बता दिए थे। इसके अलावा ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम आपको बताए थे पिछले क्लास में। प्रतिबिंब के बारे में बताए थे। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में हम आपको बताए थे इसका प्रकृति क्या होता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, इसमें हम आपको अंतर भी बताए थे। प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें कि यह वाला जो प्रश्न है ना, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। बीए मतलब होता है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर याद करके रखिएगा। इसके अलावा बी परिवर्तन और पार्श्व बी परिवर्तन, यह वाला परीक्षा में पूछा गया है। पार्श्व बी परिवर्तन क्या होता है, तो इसके बारे में भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और आज से करवाने वाले हैं हम थर्ड क्लास, यानी कि तीसरा क्लास। तो आज से प्यारे बच्चों यहां से हम एक अलग लेवल से शुरुआत करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बहुत ही बारीकी से एक एक चीज समझाएंगे। तो चलिए सारे बच्चे सारे बच्चे फटाफट से जुड़ जाइए। चलिए, हाँ जी, और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, सबसे पहले तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। सारे बच्चे अभी के अभी आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। और अगर शेयर नहीं किए हैं तो सारे बच्चे शेयर कर लीजिए। यहां से अपना तीसरा क्लास शुरू होने वाला है। हम कोई भी क्लास शुरू करते हैं उसके पहले जितने सारे भी क्लास हुए हैं सब के बारे में थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, ताकि सब कुछ रिफ्रेश हो जाए और आपके माइंड में भी अपडेट हो जाए और अच्छे तरीके से आप लोग उस चीज को कंप्लीट कर सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करिए। जितने सारे भी बच्चे जुड़े हुए हैं ना, एक एक बच्चे, सभी बच्चे अभी के अभी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सारे बच्चे जो अभी तक शेयर नहीं किए हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए। हम यहां से प्यारे बच्चों दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोग को हम बताए थे कि प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से किस चीज के बारे में पढ़ना है, तो दर्पण के बारे में ही पढ़ना है। किस चीज के बारे में पढ़ना है? दर्पण के बारे में ही पढ़ना है। अच्छा, यदि आप लोग दर्पण के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि दर्पण कितने तरह के होते हैं। जल्दी से आप लोग बताइए, फटाफट से सारे बच्चे बता दीजिए दर्पण कितने तरह के होते हैं। हाँ जी, फटाफट से बता दीजिए। चलिए फटाफट से सारे बच्चे बताइए। आप लोग का हम कमेंट देख लेते हैं। 3 प्रकार के, वाह बहुत बढ़िया। कौन कौन 3 प्रकार के दर्पण होते हैं? कौन कौन 3 प्रकार के दर्पण होते हैं? यहां पर लिखा गया है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। यह 3 प्रकार के दर्पण होते हैं जिसके बारे में अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इधर दर्पण, कि दर्पण कहते किसको हैं। दर्पण कहते किसको हैं? आप लोग बोलेंगे कि सर जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, जिसमें अपना चेहरा देख करके बाल झाड़ते हैं, जिसमें हम अपना चेहरा देख करके मुंह पर पूरा एकदम फेयर लवली लगाते हैं, वह होता है दर्पण। क्या वही होता है दर्पण? यदि आपके परीक्षा में दर्पण का परिभाषा पूछ दे तो क्या यही बताइएगा कि जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं वो दर्पण कहलाता है? नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे? वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करता है। चिकना और चमकीला सतह। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग को हम एक चीज दिखाते हैं, आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा तो शायद आपको समझ में आ जाए। यह जो आप लोग देख रहे हैं ना, यह क्या है? दर्पण है। यह क्या है बच्चों? दर्पण है। यह बिल्कुल चिकना है, देख रहे हैं, चिकना है। और दूसरी बात, चमकीला भी है। कहिएगा सर चमकीला कैसे है? इस पर अगर लाइट मारिएगा ना, सीधे यहां से प्रकाश परावर्तन हो जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर हम इस पर टॉर्च जलाएंगे ना, तो यहां से टॉर्च का रोशनी ऐसे जाएगा, बाकी यहां से टकराने के बाद सीधे लौट जाएगा। समझ गए ना? इधर से मारेंगे, इधर से लौट जाएगा। यानी कि यह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन कर रहा है। दूसरी बात, चिकना भी है। तीसरी बात, यह चमकीला भी है। तो 3 चीज हम आपको बताए। पहला क्या बताया? चिकना है, चमकीला है और प्रकाश के नियमों का पालन कर रहा है। तो सेम यही चीज को लिखे हैं ना, कि वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हुआ हो, उसे दर्पण कहते हैं। अगर मान लिया जाए प्यारे बच्चों, हम सिर्फ शीशा ले लें जिसका दोनों पार सिर्फ शीशा हो, समझ गए ना, जिसके दोनों तरफ सिर्फ शीशा, जैसे खिड़की में शीशा लगता है, देखते हैं ना हम लोग, झांकते हैं तो बाहर में दिखाई पड़ जाता है, क्योंकि उसका इधर वाला भाग रंगा हुआ नहीं रहता है। लेकिन दर्पण का एक खूबी है, उसका एक भाग
अवश्य ही रंगा, देखिए लिखा है ना, जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हुआ रहे। जैसे इधर हम लोग चेहरा देखते हैं ना, तो पीछे देखिए रंगा हुआ है। और यह किस चीज से रंगा हुआ है, यह पिछले क्लास में हम आपसे क्वेश्चन भी किए थे, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बताया कि सर जी इस पर चांदी का लेप चढ़ा हुआ रहता है, और चांदी का लेप ना कपड़े इसलिए इसके ऊपर से क्या चढ़ा दिया जाता है, तो पेंट चढ़ा दिया जाता है। लेकिन वास्तविक में यह जो पेंट आप लोग देख रहे हैं ना, पेंट के नीचे में चांदी का लेप चढ़ा हुआ है। और अगर चांदी का लेप नहीं रहेगा ना, अगर इसके पीछे में चांदी का लेप नहीं रहेगा, तो प्यारे बच्चों इसमें हम अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए पीछे में चांदी का लेप लगाना बहुत ही जरूरी है। तो दर्पण का परिभाषा देख लीजिए, हमारे हाथ में दर्पण है और हमारे बोर्ड पर दर्पण का परिभाषा लिखा हुआ है, दोनों को मिला लीजिए। वो वैसा चिकना और चमकीला सतह, वो वैसा चिकना और चमकीला सतह, चिकना और चमकीला सतह है जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करता है। यह प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करता है, चूंकि इस पर टॉर्च जलाते हैं रोशनी को रिटर्न कर देता है, तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हुआ रहे। देख लीजिए इसका एक भाग रंगा हुआ है कि नहीं है, रंगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि यह क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। तो जल्दी जल्दी से बताइए, आप लोग समझ गए, फटाफट से बता दीजिए, आप लोग समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आप लोग अगर समझ गए हो तो। और एक गिफ्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे, उसके बाद हम आगे बताते हैं। एक बच्ची के द्वारा दिया गया था, समझ गए ना। यह गिफ्ट जो प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हैं, हमारे एक स्टूडेंट के द्वारा दिया गया था, जो कि हमसे 2023 में पढ़ाई कर चुके हैं। थोड़ा नजदीक आकर के हम इसे दिखाते हैं। यह वाला जो गिफ्ट है ना, हमें बहुत ही अच्छा लगा। इधर हमारा फोटो लगा हुआ है, इधर क्रिस सर का फोटो लगा हुआ है, और बहुत ही जबरदस्त फ्रेम है, पीछे से भी आप लोग देख सकते हैं। मतलब फ्रेम इतना इसका बढ़िया है ना, हमें देख करके मन खुश हो गया, और इसे हम अपने टेबल पर लगा लिए हैं, ताकि क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा था, समझ गए ना, हमें बहुत अच्छा लगा था, इसलिए हम इसे टेबल पर लगा लिए, ताकि हमारे नजरों के सामने यह हमेशा रहे। और अगर कोई बच्चे गिफ्ट देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई अंदर से जुड़ाव हो रहा है, इस प्रकार से। चलिए बच्चों, तो हम आपको दर्पण के बारे में बता रहे थे ना, दर्पण के बारे में हम आपको बता रहे थे, दर्पण का परिभाषा हम आपको समझा दिए। अब हम दर्पण के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से बता दीजिए भाई। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दर्पण के प्रकार के बारे में हम आपको समझाते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया समतल दर्पण, ध्यान से समझिए। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला हो गया समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, और तीसरा होता है परवलय दर्पण। अब तीनों के बारे में बारी बारी से हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, और परवलय दर्पण क्या होता है। जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण के बारे में, अच्छा प्यारे बच्चों एक चीज जरा आप लोग बताइएगा, जिस दर्पण में डेली हम अपना चेहरा देखते हैं, हम अपनी खूबसूरती को देखते हैं, वह दर्पण कौन सा है बताइए तो। यह समतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, समतल है कि गोलीय है कि परवलय दर्पण है, जल्दी से बता दीजिए। यह जो हमारे हाथ में दर्पण है, यह कौन सा दर्पण है, फटाफट से आप लोग बता दीजिए। आप लोग बोलेंगे कि सर जी यह समतल दर्पण है। क्यों समतल दर्पण है भाई, तो यहां पर आप लोग पहले परिभाषा देख लीजिए। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो, उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह क्या होता है, परावर्तक सतह हम आपको बताए थे ना, जहां से प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाए। तो प्यारे बच्चों यह जो आप लोग सतह देख रहे हैं ना, यह हो जाता है परावर्तक सतह, समझ गए। यह कौन सा सतह है, प्रवर्तक सतह। क्योंकि यहां पर जब हम लोग टॉर्च जलाते हैं, आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, अंधेरा में जब आप एक आईना ले लीजिएगा ना इस प्रकार का, और इस पर जब टॉर्च जलाइएगा, तो यहां से जब टॉर्च जलाइएगा ना, इधर करके जब टॉर्च जलाइएगा, तो यह वापस चला जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि इधर हम जैसे यह लेजर लाइट जला रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना यह लेजर लाइट, अगर हम इस पर लेजर लाइट जलाएंगे ना, तो यह लेजर लाइट देखिए रिफ्लेक्ट होकर के वहां जा रहा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, चूंकि जब हम इस पर टॉर्च जलाएंगे, आप लोग घर में एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, जब टॉर्च जलाएंगे ना, तो यहां से प्रकाश की किरण जाएगा, और यहां से प्रवर्तन के बाद सीधे चला जाएगा, समझ गए। और कहीं दीवार पर है तो वहां पर लाइट कर देगा, मतलब टॉर्च जलाएंगे इधर, लेकिन प्रवर्तन करके वह उसको उधर कर देगा। तो एक चीज जरा आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो सतह है बिल्कुल समतल है। देखिए
जब हम इसे अपने हाथों में पकड़ते हैं ना, इसका जो सतह है ना बिल्कुल एकदम समतल है। ऐसा कहीं आपको लग रहा है कि ऊंचा नीचा है, उबड़ खाबड़ है, नहीं ना, बिल्कुल समतल है। तो इसलिए यह क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। तो यही चीज लिखा गया है कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब मतलब आप लोग को समझा चुका है ना, प्रतिबिंब जैसे हम लोग आईना देखते हैं तो हमारा चेहरा आईना में दिखाई पड़ता है, तो एक तो हम ओरिजिनल यहां पर हो गए, डुप्लीकेट वाला जो हमें आईना में दिखाई दे रहा है ना वह हमारा प्रतिबिंब है, समझ गए। तो समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है सीधा होता है। देखते हैं आईना के सामने खड़ा होते हैं तो बिल्कुल सीधा दिखाई पड़ते हैं, तो सीधा होता है। दूसरी बात, काल्पनिक होता है, यानी कि वर्चुअल इमेज होता है। सिर्फ कल्पना करते हैं कि ऐनक के अंदर में हमारा भी एक प्रतिबिंब बन रहा है, तो वह क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है और वस्तु के बराबर होता है, यानी कि जितना बड़ा वस्तु रहता है ना उतना ही बड़ा दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं कि वस्तु का आकार अगर इतना बड़ा है तो समतल दर्पण में इतना बड़ा दिखाएगा, ऐसा बात नहीं है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी दिखाएगा, यानी कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार दोनों आपस में बराबर होता है। तो समतल दर्पण के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि समतल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक और कैसा होता है, सीधा, काल्पनिक और क्या होता है, बराबर होता है। समझ गए ना, सीधा, काल्पनिक और बराबर होता है। यहां पर कौन बच्चे हैं जो जर्मनी और फ्रांस कर रहे हैं? अरे भाई जब इतिहास आएगा ना तो हम आपको जर्मनी, फ्रांस, इटली सब कुछ बता देंगे। अभी आप लोग चिंता ना करें और अभी आप लोग बस ध्यान से पढ़ लें। अभी आप लोग फिजिक्स पढ़ लें, हिस्ट्री भी हम बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे और हिस्ट्री ऐसा पढ़ाएंगे ना आप लोग हिस्ट्री को भूलना भूल जाइएगा। आप लोग बोलते हैं ना सर हिस्ट्री में बहुत भूलते हैं, हिस्ट्री को आप लोग भूलना भूल जाइएगा, ऐसा हिस्ट्री हम आपको बताएंगे। तो इसलिए अभी आप लोग पढ़ लें, उसके अलावा हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, सिविक्स भी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं छूटेगा, सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा, तो चिंता ना करें। तो समतल दर्पण के बारे में कितने बच्चे समझ गए हैं, जरा जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। समतल दर्पण के बारे में कितने बच्चे समझ गए हैं, जरा जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बता दें कि हाँ सर हम समतल दर्पण के बारे में समझ चुके हैं। आपका देख लेते हैं हम कमेंट। चलिए सर जी आपका टी शर्ट चाहिए, अच्छा टी शर्ट चाहिए, अरे भाई हाँ टी शर्ट। और जो टी शर्ट के हमारे पीछे लिखा हुआ है, जो टी शर्ट में हमारे पीछे लिखा हुआ है, जरा इसे आप लोग एक बार अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हमारा ये स्लोगन है बच्चों, कम विथ कंफ्यूजन गो विथ कॉन्फिडेंस। यानी कि टारगेट बोर्ड चैनल पर अगर कोई कंफ्यूजन के साथ आता है ना तो इतना तो श्योर है कि एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में हम उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डालते हैं कि वह जब चैनल से जाता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा जाता है। तो कम विथ कंफ्यूजन गो विथ कॉन्फिडेंस, यह टारगेट बोर्ड का स्लोगन है। और सिर्फ स्लोगन ही नहीं बल्कि हम इस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। एक बच्चा यहां से उदास होकर के ना जाए, इस पर हमारा पूरा फोकस रहता है। समझ गए? चलिए, कम विथ कंफ्यूजन गो विथ कॉन्फिडेंस, क्या बात है, क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया, कम विथ कंफ्यूजन गो विथ कॉन्फिडेंस। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया, बहुत खुशी मिलती है जब आप इस प्रकार से कमेंट करते हैं। कम विथ कंफ्यूजन गो विथ कॉन्फिडेंस, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों अब हम आपको समतल दर्पण से संबंधित कुछ बात बताते हैं। जैसे यहां पर जो आप लोग चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में बीच में यहां पर एक समतल दर्पण है, बीच में क्या है, एक समतल दर्पण है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि यह एक वस्तु है, यहां पर आप लोग देख लें कि यह एक क्या है, वस्तु है। समझ गए ना, इसे हम वस्तु मानते हैं। और इधर जो आप लोग देख रहे हैं यह वाला, यह क्या है, प्रतिबिंब है। समझ गए, यह क्या है, प्रतिबिंब है। इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए तो बीच में यह समतल दर्पण है, यह हो गया वस्तु और यह हो गया प्रतिबिंब, ऐसा हम मान लेते हैं। तो दर्पण से वस्तु की दूरी बच्चों बताइए। अब आप लोग यहां पर जरा फिगर में समझिएगा, यह दर्पण है यहां पर और यहां पर वस्तु है, यहां पर प्रतिबिंब है, यहां पर वस्तु है। और दर्पण से वस्तु की दूरी है 10 सेंटीमीटर, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है 10 सेंटीमीटर, दर्पण ऊंचा है 3 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब भी ऊंचा है 3 सेंटीमीटर। तो कुछ क्वेश्चन यहां पर जरा ध्यान से समझिएगा, दर्पण से वस्तु की दूरी कितना होगा,
दर्पण से वस्तु की दूरी कितना होगा। तो जरा ध्यान से समझिए, दर्पण हमारा यहां पर है और वस्तु हमारा यहां पर है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है भाई इसका जवाब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण यहां पर है, प्रतिबिंब यहां पर है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी दर्शाया गया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। अब जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। देखिए यहां से इस चित्र के माध्यम से हम आपको दो चीज समझाना चाह रहे हैं। पहला चीज, जितना दूरी पर वस्तु रखा हुआ रहेगा प्रतिबिंब से, उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। हम यह चीज आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वस्तु रखा गया है, तो प्रतिबिंब भी दर्पण से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर ही बनेगा। हम आपको यह चीज बता रहे हैं। दूसरी चीज हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि जितना ऊंचा वस्तु है, जैसे वस्तु है 3 सेंटीमीटर ऊंचा, तो प्रतिबिंब भी हमारा 3 सेंटीमीटर ऊंचा ही बनेगा, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, वस्तु की ऊंचाई जब 3 सेंटीमीटर है, तो यहां पर प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर ही होगा। समझ गए। अब उसके बाद कह रहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा। अब वस्तु हमारा यहां पर है, प्रतिबिंब हमारा यहां पर है, तो 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब से वस्तु की सॉरी ये क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी था 10 सेंटीमीटर और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी था 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की दूरी 10 तो प्रतिबिंब की दूरी भी 10। अब कह रहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, तो वस्तु यहां पर, प्रतिबिंब यहां पर, अब यहां से यहां तक का दूरी कितना है, तो 10 और 10 कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर ना, तो प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर। समझ गए, सारे बच्चे समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे समझ गए ना। हम्म, सारे बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से बता दीजिए। सारे बच्चे समझ गए। यस सर समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब प्यारे बच्चों, हम इस चित्र के माध्यम से ना आपको यही समझाना चाह रहे थे। क्या समझाना चाह रहे थे, जितना दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब होगा, जितना ऊंचा वस्तु होगा उतना ही ऊंचा प्रतिबिंब भी होगा, यानी कि जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। तो यह चीज आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, हमें पूरा भरोसा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों एक चीज और समझाते हैं, आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 फीट का एक आदमी खड़ा है। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर एक समतल दर्पण है। यहां पर मान लिया जाए यह जो तीर का निशान है ना, हम इसको आदमी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आदमी मान लेते हैं। हम इसको ना आदमी मान लेते हैं। मान लेते हैं कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा आदमी है जी, 5 फीट का एक आदमी है। और जाहिर सी बात है कि जब 5 फीट का आदमी है तो उसका प्रतिबिंब भी 5 फीट का ही बनेगा। और जितना दूरी पर दर्पण से आदमी खड़ा है उतना ही दूरी पर उसका पीछे में प्रतिबिंब भी बनेगा। चूंकि प्रतिबिंब पीछे बन रहा है ना, इसलिए प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समझ गए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 फीट का एक आदमी खड़ा है, तो बताइए, क्या बताइए भाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना होगा। वस्तु की ऊंचाई जब 5 फीट है, कह रहा है 5 फीट का एक आदमी खड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि जब 5 फीट का आदमी है तो उसका प्रतिबिंब भी 5 फीट का होगा। तो कह रहा है प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना होगा, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई 5 फीट होगा। अब कह रहा है कि आदमी से प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा। आदमी चूंकि यहां पर खड़ा है और प्रतिबिंब यहां पर है, 15 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर। आदमी से प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, पहले 30 फीट नहीं होगा बल्कि 30 सेंटीमीटर होगा। समझ गए, यहां पर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको आप लोग जरा सुधार कर लीजिएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए ना। अब क्या कर रहा है, दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा। तो दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां पर जो दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी आप लोग देख रहे हैं ना, दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी जो आप लोग देख रहे हैं कितना हो जाएगा, जरा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है सर यहां पर 15 सेंटीमीटर ही होगा। समझ गए। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर, आदमी से प्रतिबिंब का दूरी 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर इधर। क्योंकि दर्पण से आदमी का दूरी है 15 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब पीछे बन रहा है 15 सेंटीमीटर, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। और प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना हो जाएगा, जितना फीट का आदमी है उतना बड़ा प्रतिबिंब होगा, यानी कि 5 फीट का होगा। समझ में आया कि नहीं आया, जरा बता दीजिए, जल्दी से बताइए, समझ में आ गया। सारे बच्चे जरा एक बार कमेंट करके जल्दी जल्दी से बता दीजिए, क्या आप लोगों को समझ में आया, हाँ या ना। वाह क्या बात है।
सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस सर, समझ में तो आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। जो चीज समझाना चाह रहे हैं ना, अगर आप लोग वह चीज समझ जाए तो फिर कितनी खुशी की बात है। तो आप लोग बच्चों सब कुछ समझ चुके हैं, हमें पूरा भरोसा है। यस सर, समझ गए। चलिए सर, पार्ट 2 का पीडीएफ अभी तक व्हाट्सएप में नहीं आया है। पार्ट 2 का पीडीएफ व्हाट्सएप में नहीं गया है? ओके, आज पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों का पीडीएफ चला जाएगा, चिंता ना करें आप लोग, ठीक है ना? हाँ चलिए अब आगे बढ़ जाए। अब चलिए प्यारे बच्चों, हम ऐसा करते हैं, जो वास्तविक होता है ना वो उल्टा होगा। आगे जब हम आपको वास्तविक प्रतिबिंब बताएंगे ना, वो उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहां पर दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, समझ गए? इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसमें देखे गए जितने सारे भी बात है ना, यह आपके परीक्षा में शायद पूछा भी जा सकता है। देखिए क्या लिखा गया है, जरा आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। लिखा गया है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने भी वेग से चलता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष में टू भी वेग से चलेगा और दर्पण के सापेक्ष में भी वेग से चलेगा। यानी कि प्यारे बच्चों, अगर हम दर्पण के सामने, मान लिया जाए कि हमारे सामने एक दर्पण है और हम कहीं पीछे से दौड़ करके आ रहे हैं, समझ गए ना? हमारे सामने दर्पण है और हम कहीं पीछे से दौड़ करके आ रहे हैं, तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम दर्पण के सामने भी वेग से चल रहे हैं, भी के जगह पर हम मान लेते हैं कि हम दर्पण के सामने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहे हैं ना, तो दर्पण में हमें दिखाई देगा कि हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहे हैं। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि दर्पण यहां पर था, हम दर्पण से पीछे थे, प्रतिबिंब भी हमारा पीछे बन रहा था। अब जैसे जैसे हम नजदीक सट रहे हैं, उधर से प्रतिबिंब भी धीरे धीरे सट रहा है। तो हम जब एक डेग बढ़ाते हैं ना, तो उधर से भी एक डेग बढ़ जाता है, तो कुल मिलाकर के लगता है ना कि 2 डेग बढ़ा, समझ गए ना? तो इसलिए जो हमारा गति है वह दुगना दिखाई पड़ने लगता है। तो इसलिए यहां पर कहा गया है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने भी वेग से चलता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष में टू भी वेग से चलेगा। यानी कि वस्तु से प्रतिबिंब को अगर देखेंगे ना, अगर हम वस्तु से प्रतिबिंब को, जैसे हम यहां पर खड़ा है, हम अपना प्रतिबिंब को देखेंगे, हम इधर एक डेग बढ़ेंगे ना, तो उधर से प्रतिबिंब भी हमारा एक डेग बढ़ जाएगा, समझ गए? जैसे हम हाथ हिलाते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है ऐनक में, उसमें भी हाथ हिलाया जाता है। तो जब हम एक डेग बढ़ाते हैं तो उधर से प्रतिबिंब भी एक डेग बढ़ जाता है, तो एक एक दो हो गया ना, तो हमें लगता है ना कि हम दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, समझ गए? तो वस्तु के सापेक्ष में टू भी वेग से हो जाएगा, जबकि दर्पण के सापेक्ष में क्या होगा? दर्पण के सापेक्ष में तो हम एक ही डेग बढ़ रहे हैं ना, तो दर्पण के सापेक्ष में क्या हो जाएगा? भी वेग से ही होगा। यहां तक बताइए समझ में आया? यहां तक बताइए समझ में आ गया? चलिए सर, समझ में आ गया। अब जैसे देखिए, एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से समतल दर्पण की ओर चल रहा है, तो बताएं व्यक्ति के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा? तो अभी हम आपको बताए हैं ना, वस्तु के सापेक्ष में टू भी, तो चूंकि वह 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, तो टू भी पहले से उसका कितना रफ्तार था भाई? पहले से उसका रफ्तार था 10, तो 2 गुने 10 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी कि लगेगा कि 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा है। एक्चुअल में वो आ रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, लेकिन समतल दर्पण में लगेगा कि वह 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा है। और दर्पण के सापेक्ष में तो 10 के 10 ही रह जाएगा, दर्पण के सापेक्ष में 10 का 10 ही रह जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए? वाह, समझ में आ गया ना? अच्छा, उसके बाद यदि किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई कम से कम आधी ऊंचाई दर्पण की होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग दीवार पर जब ऐनक को टांग देते हैं ना, तो अधिकांश घर में आप लोग देखते होंगे कि गोदरेज रहता है, गोदरेज रहता है ना, और गोदरेज में शीशा लगा हुआ रहता है, समतल दर्पण। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में गोदरेज है और गोदरेज के आगे में शीशा लगा हुआ है? फटाफट से सारे बच्चे बताइए, कितने बच्चे ऐसे हैं? अधिकांश बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके घर में सिर्फ इस प्रकार का शीशा होगा और डेली उसी में आईना देख लेते होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके घर में गोदरेज लगा हुआ होगा, जिसमें हम सारा सामान शिफ्ट करते हैं ना, अलमीरा जिसको बोलते हैं, तो उसमें जरूर बाहर में ऐनक लगा हुआ रहेगा, समझ गए ना? और उसमें हम अपना क्या करते हैं? डेली चेहरा देखते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर में होगा। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर हमें पूरा प्रतिबिंब देखना है, अगर सर से लेकर के पांव तक पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना होना चाहिए? प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना होना चाहिए? एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना होना चाहिए, इसके बारे में बता देते हैं, समझ गए? जैसे मान लिया जाए कि हमारा
ऊंचाई 6 फीट है, समझ गए ना, मान लेते हैं हमारा ऊंचाई 6 फीट है, तो अगर हम ऊंचाई में 6 फीट के हैं तो दर्पण कम से कम प्यारे बच्चों 3 फीट का होना चाहिए। दर्पण कितना होना चाहिए? 3 फीट का, यानी कि आधा, ध्यान रखिएगा, आधा ऊंचाई दर्पण का होना चाहिए। यदि समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई कम से कम आधी ऊंचाई दर्पण की होनी चाहिए, आधी ऊंचाई दर्पण की होनी चाहिए, समझ गए ना, वस्तु की ऊंचाई से आधी ऊंचाई तो जरूर होना चाहिए। दर्पण अगर 3 फीट का है तो हम 6 फीट का है तो आराम से हम दर्पण में देख सकते हैं। दर्पण अगर 2.5 फीट का है, हम 5 फीट का है तो हमारा पूरा प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई पड़ जाएगा। हम 4 फीट का है तो दर्पण कम से कम 2 फीट लंबा होना चाहिए, तब हम पूरा अपना शरीर देख सकते हैं उसमें। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अच्छा जरा बताइए, जरा आप लोग बताइए, अगर कोई व्यक्ति 7 फीट का है, अगर कोई व्यक्ति 7 फीट का है, अगर कोई व्यक्ति 7 फीट का है, ध्यान से समझिएगा, तो समतल दर्पण उसे कितना लंबा चाहिए कि वह अपना पूरा बॉडी देख सकता है, पूरा शरीर देख सकता है? फटाफट से बताइए तो कितना लंबा उसे दर्पण चाहिए? 7 फीट के व्यक्ति को अपना पूरा शरीर नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा शरीर दिखाई देने के लिए कितना लंबा दर्पण चाहिए? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, फटाफट से सारे बच्चे बता दीजिए। 7 फीट लंबा व्यक्ति, जैसे अगर ग्रेट खली 7 फीट लंबा है ना, तो ग्रेट खली को अगर देखना हो आईने में कि हमारा पूरा शरीर दिखाई पड़े तो कितना लंबा दर्पण चाहिए? 3.5। वाह बहुत बढ़िया, 3.5 बिल्कुल सही जवाब है, 3.5 बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 3.5 फीट। 7 का आधा कर देंगे सीधे, 7 का आधा कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। तो अगर हमें पूरा प्रतिबिंब देखना है तो 3.5 फीट का चाहिए, समझ गए ना। एक जैसे कि एक एग्जांपल भी दे दिए हैं कि एक 5 फुट का आदमी किसी समतल दर्पण के सामने अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की लंबाई कम से कम 2.5 फुट का होना चाहिए। 5 फीट का आदमी है तो दर्पण की लंबाई 2.5 फुट का, समझ गए ना। हाँ, अगर 2.5 फुट से छोटा रहेगा तो 5 फीट का आदमी उसमें नहीं देख सकता है, समझ गए, कम से कम आधा होना चाहिए। तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? वाह, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको इतनी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि आप कंसंट्रेशन के साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, यानी कि आपका दिमाग 100% यहीं पर है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अन्यथा हम कितना भी अच्छा से क्यों ना पढ़ा लें, अगर आपका दिमाग यहां पर नहीं है, आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आपका माइंड स्थिर नहीं है, फिर आप नहीं समझ पाएंगे, समझ गए ना। चलिए जैसे बच्चों हम सिनेमा देखते हैं ना, तो सिनेमा को एकदम एक टक से देखते हैं, अगर थोड़ा सा कोई हल्ला कर देना तुरंत बोलते हैं अरे शांत रहना यार, सुनाई नहीं दे रहा है, बोलते हैं ना। वैसे ही प्यारे बच्चों पढ़ाई है, अगर आप एकदम एक टकटकी लगा करके देखेंगे ना, एकदम एक टक से देखेंगे ना, तो एकदम आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वहीं अगर ध्यान इधर उधर करके देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, समझ गए ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों अभी तक हम आपको समतल दर्पण के बारे में बता रहे थे। देखिए दर्पण 3 प्रकार के बताए ना, समतल, उत्तल और अवतल। अभी तक हम आपको समतल दर्पण के बारे में बता रहे थे और समतल दर्पण के बारे में हम आपको सब कुछ बता दिए। अब चलते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है सर, गोलीय दर्पण पर चलते हैं। और असली जो खेल है इस चैप्टर में वह है गोलीय दर्पण का खेल। अब गोलीय दर्पण क्या होता है सर, आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, या जो सवाल देख रहे हैं ना सर जी गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। नाम है क्या प्यारे बच्चों? गोलीय दर्पण। नाम क्या है? गोलीय दर्पण। अब जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा, जब नाम है गोलीय दर्पण, समझ गए, चलिए देखिए हम आपको दिखाते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। नाम है गोलीय दर्पण, हम क्या करते हैं ना कि एक गोला बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। उतना तो सीधा नहीं हुआ है लेकिन हाँ मिला जुला करके सही है। चलिए फिर से बनाने का प्रयास करते हैं ताकि सीधा बन जाए, ताकि सीधा बन जाए। चलिए चलिए जो भी बना, जैसा भी बना, चलिए बहुत बढ़िया है। नाम क्या है जी? गोलीय दर्पण। क्या कह रहा है परिभाषा, जरा ध्यान से समझिएगा। एक ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। खोखले गोले का भाग होता है वह क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है, समझ गए ना। खोखले गोले का भाग होता है वह क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। समझ में आ रहा है? कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? कहिएगा सर समझ में नहीं आया। जरा ध्यान से समझिएगा, यह एक खोखला गोला है, समझ गए ना। यह क्या है जी? एक खोखला गोला है। अब जरा हम क्या करते हैं ना कि इसको हम मिटा देते हैं, समझ गए ना। इसको प्यारे बच्चों हम बीच से मिटा देते हैं, समझ गए। इसको क्या करते हैं? बीच से हम मिटा देते हैं, समझ गए। अब क्या हो गया देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक में ऊपर से हम इसको रंग देते हैं,
समझ गए ना, जो चांदी का लेप चढ़ाते हैं ना, एक में ऊपर से चढ़ा दिए और दूसरा में क्या चढ़ा दिए, हम नीचे से चढ़ा दिए। दूसरा में क्या चढ़ा दिए, हम नीचे से चढ़ा दिए। अब देख लीजिए यहां तक समझ गए। अब आप लोग देख रहे हैं कि एक का जो प्रवर्तक सतह है, अब जाहिर सी बात है कि जब हम इधर से रंग चढ़ाए हैं तो प्रवर्तक सतह इधर हो जाएगा, और जब हम इधर से रंग चढ़ाए हैं तो प्रवर्तक सतह इधर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ में तो आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो प्रवर्तक सतह है ना, यह उठा हुआ है। इसका प्रवर्तक सतह क्या है जी? उठा हुआ है। और इसका जो प्रवर्तक सतह है वह धंसा हुआ है। देख लीजिए जरा, देख लीजिए जरा। हाँ, चलिए फटाफट से, चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए फटाफट से आप लोग बता दीजिए। हाँ, इसका नाम क्या है? सबसे पहला इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दीजिए, इसका नाम क्या है? कितने सारे बच्चे हैं जो इसका नाम बता सकते हैं? जल्दी जल्दी से बताइए, इसका नाम क्या है? अबतल? इसका नाम अबतल कौन बोल रहे हैं? उत्तल? अबतल? अरे भाई इसका नाम बताना है। देखिए, जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ रहे, उभरा मतलब क्या होता है? उठा हुआ। आप उठा हुआ समझ लीजिए, समझ गए ना, उठा हुआ, समझ गए, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। तो इसका प्रवर्तक सतह आप लोग देख रहे हैं कि उठा हुआ है, समझ गए ना, क्योंकि पीछे से रंगा हुआ है तो प्रवर्तक सतह आगे उभरा हुआ है। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, उठा, उठा, ध्यान से समझिएगा, उठा हुआ, इस क्या है जी? उठा और उत्तल, उठा और उत्तल। जरा ध्यान से समझिएगा, उत्तल में भी पहले ऊ आता है और उठा हुआ में भी पहले ऊ आता है। तो जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ रहे, जिसको कि उभरा हुआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभरा हुआ। तो जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ रहे या उठा हुआ रहे, वह कौन सा दर्पण? तो ऊ से उभरा और ऊ से उत्तल। जैसे बचपन में पढ़े हैं ना, क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ा, च से चरखा, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? वैसे ही प्यारे बच्चों यहां पर वही वाला बचपन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, उससे उठा हुआ और उससे उत्तल, यानी कि जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ रहे वह उत्तल दर्पण। और सीधे इसका उल्टा कर दीजिए, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ रहे, यह कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब जरा एक चीज ध्यान से देखिएगा, हम आपको बता रहे थे गोलीय दर्पण। हम आपको क्या बता रहे थे? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण का परिभाषा क्या बताए? खोखले गोले का एक भाग होता है, जिसका प्रवर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है। तो एक्चुअल में प्यारे बच्चों जरा आप लोग ध्यान से समझिए, यह तो एक गोला ही था ना। यह क्या था? अगर इस प्रकार से हम कर दें तो यह तो एक गोला ही था, लेकिन इसी खोखले गोले से बन गया दर्पण। समझ गए ना? तो जाहिर सी बात है कि यह खोखला गोला का भाग है, तो परिभाषा यही लिखेंगे, ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, उसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं। खोखला गोला मतलब समझ गए अब क्या कि हाँ, कि हम क्यों लिखे खोखला गोला? जिसका प्रवर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। कितने बच्चों को समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया? और ध्यान रखिएगा, यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो गोलीय दर्पण आप लोग देख रहे हैं ना, यह दो प्रकार के, अवतल और उत्तल। और अवतल और उत्तल दोनों के बारे में हम आपको बता दिए। यह हो गया अवतल दर्पण और यह हो गया उत्तल दर्पण। क्यों उत्तल दर्पण भाई? क्योंकि इसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ है, उभरा हुआ है, तो वह हो जाएगा क्या? प्रवर्तक सतह उठा हुआ है ना, तो इसलिए उत्तल दर्पण। अगर इसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है तो फिर यह क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। समझ में आ गया? समतल दर्पण का प्रवर्तक सतह एकदम समतल होता है, उत्तल का प्रवर्तक सतह उससे उत्तल और उससे उठा, मतलब कि उभरा हुआ उठा हुआ रहता है, अवतल का धंसा हुआ रहता है। कितने बच्चों को समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। हम्म, चलिए सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्यारे बच्चों, और अब हम आपको अवतल के बारे में और उत्तल के बारे में विस्तार से बताते हैं कि अवतल क्या होता है और उत्तल क्या होता है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, अवतल दर्पण किसे कहते हैं?
अभी हम आपको क्या बताए, अवतल में क्या बताए, अवतल में हम आपको क्या बताए, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ रहे उसे कहते हैं अवतल। तो परिभाषा भी वहीं लिख देंगे, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ रहे, धंसा हो, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। समझ गए ना, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ रहे अवतल दर्पण कहलाता है। और एक चीज देखते हैं, जैसे कोई बच्चा अगर जन्म लेता है ना, कोई बच्चा अगर जन्म लिया और जन्म लेने के बाद मान लिया जाए कि उसका नाम रखा गया क्या, क्या नाम रखें बताइए। अगर कोई बच्चा जन्म लिया और जन्म लेते के साथ ही उसका नाम रखा गया शुभम कुमार, समझ गए, जन्म लेते के नाम, हाँ जन्म लेते के साथ ही नाम रखा गया शुभम कुमार। लेकिन अगर बच्चा काला है, अगर बच्चा काला निकल गया, समझ गए ना, यानी कि सांवला हो गया, काला हो गया, तो लोग उसको प्यार से कहते हैं कारू। अरे करुआ कहाँ गया, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, अरे करुआ कहाँ गया, बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अगर बच्चा निकल गया हल्का मोटा तो क्या बोलते हैं, मोटका, अरे मोटका कहाँ गया, यानी कि उसके गुण के आधार पर हम उसका नाम दे देते हैं। समझ गए, उसके गुण के आधार पर हम उसका नाम दे देते हैं, या फिर और भी कई तरह के नाम रहते हैं। समझ गए ना, कई तरह के नाम, मतलब जो भी हम उसमें गुण देख लेते हैं ना, अच्छा ये गुण है। अगर किसी आंख से थोड़ा सा बेचारा अगर आंख छोटा बड़ा है तो उसको क्या कह देते हैं, काना, अरे काना कहाँ जा रहा है, बोलते हैं ना, समझ गए। तो उसके गुण के आधार पर हम नाम दे देते हैं, समझ गए, जिस प्रकार का गुण हम उसमें देखते हैं उस प्रकार का हम उसका नाम दे देते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यह जो अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण है, इसका भी एक दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। क्या नाम है, अभिसारी। अब कहिएगा सर जी किस गुण के आधार पर अभिसारी दर्पण नाम रखा गया, जरा गुण बता दीजिए। अभी तो बताया कि लड़का का गुण के आधार पर नाम हो जाता है करुआ, मुटका, काना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार से प्यारे बच्चों अवतल दर्पण का भी दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण, और किस गुण के कारण है यह अभी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल अभी आप लोग इतना ध्यान रखिए कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी, अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको उत्तल दर्पण के बारे में बता देते हैं। उत्तल दर्पण में हम आपको क्या बताए थे, जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ रहे ना उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। समझ गए ना, चलिए ध्यान से समझिएगा, जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ रहे उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। तो परिभाषा भी वैसा ही लिख देंगे, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ रहे। उभरा मतलब हम आपको क्या बताए, उठा हुआ रहे, उभरा मतलब उठा हुआ रहे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ गए ना। और उत्तल दर्पण के भी गुण के आधार पर इसका दूसरा नाम रखा गया है अपसारी। तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या बताए, अवतल का दूसरा नाम क्या बताए, अवतल का दूसरा नाम जल्दी से कमेंट करिए। अवतल का दूसरा नाम बता दिए अभिसारी, अवतल का दूसरा नाम अभिसारी, और उत्तल का दूसरा नाम क्या बता दिए, अपसारी। समझ गए, कितने बच्चों को समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, तो अवतल का दूसरा नाम अभिसारी और उत्तल का दूसरा नाम अपसारी, किस गुण के आधार पर हम नाम रखे हैं ना, यह आगे हम आपको अभी 5-10 मिनट के बाद हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप लोग इतना ही ध्यान रखिए। अच्छा, तो गोलीय दर्पण के बारे में तो हम लोग समझ गए कि गोलीय दर्पण उत्तल और अवतल दो प्रकार के होते हैं। अब प्यारे बच्चों गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उस बिंदु के बारे में हम आपको बताते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उस बिंदु के बारे में हम आपको बताते हैं, जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा। समझ गए ना। जैसे हम फिर से एक गोलीय दर्पण लेते हैं यहां पर, समझ गए, गोलीय दर्पण ले लिए, इस प्रकार से क्या हो गया, सर्कल हो गया, वृत्त हो गया। एक चीज तो आप लोग जानते होंगे, एक चीज आप लोग को पता होगा कि वृत्त में बीच में एक सेंटर होता है कि नहीं होता है, बताइए। बीच में एक सेंटर होता है कि नहीं होता है। आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल होता है सर, ये तो गणित में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अगर हम यहां से यहां तक एक रेखा खींच दे तो इस रेखा का क्या नाम हो जाएगा, मैथ के अनुसार बताइए, इस रेखा का क्या नाम हो जाएगा गणित के अनुसार, मैथ के अनुसार। आप लोग बोलेंगे सर जी इसको तो रेडियस बोलते हैं। मान लिया जाए इसको हम ओ लिख देते हैं, समझ गए ना, वृत्त को ओ लिख देते हैं, और या फिर सी भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। सी मतलब होता है सेंटर, सेंटर है, वृत्त है भाई, तो हम यहां पर सी लिख दिए। और इसको रेडियस बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, तो इसको हम आर से सूचित कर देते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं,
त्रिज्या बोलते हैं। समझ गए ना, रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो त्रिज्या बोलते हैं। तो इस प्रकार से बनता है कि नहीं बनता है, बता दीजिए। आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल बनता है। तो सेम यही चीज हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। समझ गए ना, सेम यही चीज हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इसको हम मिटा दिए इधर से। अब देखिए, इसको जब हम मिटा दिए, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, हम इधर से इसको रंग देते हैं। समझ गए ना, अब देख लीजिए दर्पण बन गया कि नहीं बन गया। अब देख लीजिए दर्पण बन गया ना। अब दर्पण बन गया, इसको क्या करते हैं ना, हम मान लिया जाए कि इसको हम उठा करके थोड़ा सा इधर कर देते हैं बच्चों। समझ गए, हम थोड़ा सा इसको उठा करके इधर कर देते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझा सके। हम यह रंग दिए और इसका हम क्या करते हैं ना, अंदर वाला भाग रंग देते हैं क्योंकि यह उत्तल दर्पण है। समझ गए। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पर है कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम आपको बता रहे थे। सबसे पहला प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा, गोलीय दर्पण में यहां पर यह वाला जो भाग है ना, इसको ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहले लिख देते हैं, नाम ही लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव। समझ गए ना, इसको पी से सूचित करते हैं, आगे हम आपको बताएंगे इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा नंबर है ध्रुव। तो ध्रुव मतलब समझ गए, ध्रुव मतलब समझ गए कि नहीं समझे, बता दीजिए। ध्रुव मतलब कितने सारे बच्चे समझ गए, ध्रुव मतलब समझ गए सर। दूसरा है वक्रता केंद्र। दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र। अभी हम आपको बताए हैं कि यह वाला अगर यह गोला रहे इस प्रकार से तो यह वाला वक्रता केंद्र हो जाएगा, क्योंकि सेंटर भी यही होता है ना, सेंटर मतलब केंद्र होता है। तो यह हो गया वक्रता केंद्र। इसका नाम क्या रखाएगा, वक्रता केंद्र। समझ गए, इसका नाम क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। समझ गए, दूसरा नंबर भी कहानी खत्म। तीसरा है क्या, वक्रता त्रिज्या। तीसरा है वक्रता त्रिज्या। अभी हम आपको बताए ना कि यह वाला जो आप लोग रेखा देखते हैं ना, इसी को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, यानी कि त्रिज्या कहते हैं। तो यह जो रेखा है क्या कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा, त्रिज्या। तो यह क्या हो गया हमारा, यह क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो हमारा तीसरा भी कहानी खत्म। चौथा है प्यारे बच्चों फोकस। चौथा क्या है, फोकस। तो जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो सेंटर आप लोग देख रहे हैं ना, मान लिया जाए कि यहां पर एक और रेखा है ना, यहां पर एक और रेखा है। जैसे इस प्रकार से आप लोग समझिए, यहां से हम एक टॉर्च को जलाए, प्रकाश का किरण यहां से आया और यहां से मान लिया जाए कि रिटर्न हो गया, यहां से रिटर्न हो गया। तो जहां से रिटर्न होता है ना, उसी को फोकस कहते हैं। समझ गए, प्रधान अक्ष के, एक बात आप लोग को बताना भूल गए, यह जो आप लोग रेखा देख रहे हैं ना, इसको यदि हम लोग आगे तक बढ़ा देते हैं, इसको यदि हम लोग आगे तक ऐसे बढ़ा देते हैं ना, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे, इस रेखा को क्या बोलेंगे, आगे तक हम बढ़ा दिए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। समझ गए, इसको प्रधान अक्ष बोला जाता है। तो प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, देखिए तो प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है ना, तो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होते हुए पार करती है या जिस बिंदु पर काटती है, उसी को कहते हैं फोकस दूरी। तो यहां पर हो जाएगा क्या, फोकस दूरी। सारे बच्चों को समझ में आया, फोकस दूरी यहां पर हो जाएगा। तो फोकस का भी काम खत्म हो गया। फोकस क्या है जी, फोकस क्या है, तो फोकस प्यारे बच्चों यह हो जाएगा, फोकस, यह वाला बिंदु फोकस हो जाएगा। हम इसको क्या करते हैं ना, रेड से सूचित करते हैं। यह वाला हो गया रेड, यह वाला हो गया वक्रता केंद्र, यह वाला दूरी हो गया क्या, ध्रुव। अभी तीन चीज दर्शा दिए, वक्रता केंद्र हो गया, फोकस हो गया और ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। अच्छा, अब जरा एक चीज समझिएगा आप लोग, एक चीज समझिए, फोकस से ध्रुव की दूरी, फोकस से यहां तक की दूरी प्यारे बच्चों, यह जो दूरी आप लोग देख रहे हैं ना, यह जो दूरी यहां से यहां तक जो आप लोग यह दूरी देख रहे हैं, इस दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्यों कहते हैं, चूंकि ध्रुव से फोकस का दूरी है। समझ गए, ध्रुव से फोकस का दूरी है, तो इसलिए इस दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यहां पर लिख देते हैं, इसको कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। समझ गए, इसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। यहां तक आप लोग को समझ में आया कि कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब चलिए, अब कहता है प्रधान अक्ष क्या है भाई, तो प्रधान अक्ष हम आपको बता ही दिए कि यह जो रेखा है ना, जो कि किसको, दर्पण को बीचे बीच काट दे, वह रेखा क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है। बीचों बीच काट दे ना, वह प्रधान कहलाता है। जैसे दो भाइयों के बीच में अगर लड़ाई हो गया, अगर यहां पर दो भाई हैं, समझ गए ना, अगर प्यारे बच्चों यहां पर दो भाई हैं और दो भाइयों के बीच में अगर लड़ाई हो जाता है,
दो भाइयों के बीच में अगर लड़ाई हो जाता है तो दोनों भाइयों को समझाने के लिए कौन आता है? मुखिया आता है। दोनों भाइयों को समझाने के लिए मान लिया जाए कि एक मुखिया आया, कहा कि दोनों को देखो भाई, दोनों भाई क्यों लड़ रहे हो, दोनों के बीच में हम बंटवारा करा देते हैं, बराबर बराबर हिस्सा दे देते हैं, तुम दोनों लड़ो मत। तो मुखिया को क्या कहा जाता है? प्रधान जी भी कहते हैं। आप लोग पंचायत वेब सीरीज देखे होंगे, मुखिया को प्रधान कहा जाता है, समझ गए ना? तो जरा ध्यान से समझिए, ये प्रधान का क्या काम है? प्रधान का क्या काम है? बीचे बीच में बांट देना भाई, मतलब कि दोनों हिस्सा, जो पूरा हिस्सा है, पूरे हिस्से को बीचों बीच बांट देना, यानी कि आधा आधा बांट देना, उसी को प्रधान कहते हैं। प्रधान का काम क्या है? प्रधान का काम क्या है? किसी भी चीज को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। तो उसी प्रकार से यहां पर दर्पण में यह जो प्रधान अक्ष आप लोग देख रहे हैं ना, इस प्रधान अक्ष का काम है कि यह दर्पण को बीचे बीच बांट देता है, नीचे वाला और ऊपर वाला। समझ में आ गया? प्रधान अक्ष का काम क्या है? बीचे बीच इसको बांट देता है। समझ गए ना? यह तो हमारा बस एक एग्जांपल था, समझाने का तरीका था, मुखिया वाला और सरपंच वाला। ऐसा कोई बात यहां पर लागू नहीं है। समझ गए ना? बस समझाने का तरीका। अब जरा ध्यान से देखिए, प्रधान अक्ष आप लोग समझ गए। अब होता है प्यारे बच्चों द्वारक, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्वारक किसे कहते हैं? आप लोग के मन में सवाल आएगा, सर जी द्वारक, द्वारक क्या है? द्वारक प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा। हम दर्पण को यहां से शुरू कर रहे हैं और यहां पर खत्म कर रहे हैं, देख रहे हैं? दर्पण को यहां से लेकर के, इतना चौड़ा दर्पण है। दर्पण कितना चौड़ा है भाई? तो आप लोग हम अगर हम आपसे पूछते हैं कि दर्पण कितना चौड़ा है, तो बोलेंगे कि सर जी यहां से यहां तक के दूरी को नाप लीजिए ना। अगर हाथ से हम नापेंगे तो कहिएगा कि सर जी 1 हाथ। समझ गए ना? अगर हाथ से नाप लेंगे तो कहिएगा कि सर जी 1 हाथ चौड़ा है, कहिएगा ना? तो ध्यान रखिएगा, दर्पण की चौड़ाई को, दर्पण जितना चौड़ा है उसके चौड़ाई को ही क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो द्वारक मतलब क्या समझ में आया? द्वारक मतलब क्या समझ में आया? दर्पण की चौड़ाई, दर्पण की चौड़ाई, दर्पण की चौड़ाई को ही क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। समझ में आ गया? दर्पण की चौड़ाई को ही क्या कहा जाता है? दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो आप लोगों को दर्पण में इतना चीज के बारे में जानकारी रखना होगा, तभी आगे आपको चैप्टर में सब कुछ समझ में आएगा। बताइए, इतना आप लोग जानकारी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? दर्पण के बारे में अगर इतना जानकारी रखते हैं तब आप आगे तैयारी करने के लिए, आगे पढ़ने के लिए तैयार हैं, अन्यथा आप लोगों को चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है। तो बताइए, जितना हम बिंदु बताए समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया वक्रता केंद्र, यह हो गया फोकस दूरी, यह हो गया ध्रुव, ध्रुव से फोकस की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, ध्रुव से सेंटर के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जो लेंस को बीचे बीच दो भागों में बांट दे उसे प्रधान अक्ष कहते हैं। बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? दर्पण का जितना चौड़ाई होगा, इस चौड़ाई को कहेंगे दर्पण का द्वारक। बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? सर बस फिजिक्स ही होगा क्या? देखिए बच्चों, फिजिक्स का हम एक चैप्टर खत्म कर लेंगे, उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट का हम कोई चैप्टर शुरू करेंगे। समझ गए ना? क्योंकि आगे अगर हम फिजिक्स में 2 क्लास करा करके और कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दें, कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दें, जैसे हम मान लिया जाए कि दो क्लास हम फिजिक्स पढ़ाए और इसको बाद फिर कहेंगे अभी रुक जाओ भाई, अब हम तुमको पढ़ा लेते हैं क्या? हिस्ट्री पढ़ा लेते हैं। अब जब हम हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करेंगे ना, तो हिस्ट्री का जब हम 2 क्लास लेंगे ना, तब तक आप पिछला 2 क्लास हिस्ट्री फिजिक्स भूल जाइएगा। तो इसलिए हम जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसका हम एक चैप्टर कम से कम खत्म कर देंगे, तभी कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे या फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो चूंकि हम फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं, तो जब तक हम फिजिक्स का पहला चैप्टर खत्म नहीं कर देंगे, कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। इस टाइम में, दूसरा टाइम में हम कर सकते हैं, इस टाइम में हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बताइए, यहां तक समझ में आया? यस सर, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। समझ गए ना? चलिए, तो इस प्रकार से इतना बिंदु हम आपको समझा दिए। सेम उसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, फोकस त्रिज्या, ध्रुव, सब कुछ जिस प्रकार से इस दर्पण में समझाया ना, इस दर्पण में भी वैसा हो जाएगा। यह हो जाएगा प्रधान अक्ष, यहां हो जाएगा प्यारे बच्चों सेंटर। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हो जाएगा क्या? सेंटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से, नहीं नहीं सॉरी, इधर, समझ गए ना? तो इस प्रकार से सब कुछ हो जाएगा। समझ गए ना? तो जिस प्रकार से उधर है ना, उसी प्रकार से इधर हो जाएगा। बाकी सब कुछ आपको इस तरीके से समझ लेना है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको हर एक पॉइंट समझ में आ गया है? एक एक पॉइंट, ध्रुव भी समझ में आ गया, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस, फोकस दूरी, प्रधान अक्ष और द्वारक, 7 पॉइंट है। सातों पॉइंट कितने बच्चों को समझ में आया? एकदम ईमानदारी से बताइएगा।
यह 7 द्वार हैं, समझ गए ना। सातों द्वार को अगर पार कर जाते हैं ना तो फिर समझिए कि हाँ पार कर गए। जैसे अभिमन्यु, अभिमन्यु के बारे में सुने होंगे, महाभारत में अर्जुन के पुत्र का नाम था अभिमन्यु, और अभिमन्यु को जब चक्रव्यूह को भेदना था ना, तो चक्रव्यूह को भेदने में उनको 7 द्वार पार करना था। अब चूंकि जब अभिमन्यु अपने मां के गर्भ में थे, मां के पेट में थे, तो उसी समय किस्सा सुने थे कि कैसे द्वार को पार किया जाता है। तो 6 द्वार को पार करने का जानकारी तो उनको था, लेकिन 7वां द्वार में जाकर के अटक गए। तो कहीं ऐसा नहीं कि 6 द्वार आप पार कर जाए और 7वां में जाकर के अटक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सातों द्वार के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो कितने बच्चे हैं जिनको सातों द्वार के बारे में जानकारी है? चलिए बहुत बढ़िया, सबका हो गया ना, सबको समझ में आ गया है? सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर समझ गए। चलिए अब प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, और इन सभी चीजों के बारे में जिसके बारे में अभी हम आपको बताए ना, वही सब चीज के बारे में यहाँ पर क्या है, परिभाषा है। जैसे अभी हम आपको क्या समझाए, अभी हम आपको समझाए वक्रता केंद्र। तो क्या लिखेंगे, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इस प्रकार से दर्पण है, यहाँ पर समझ गए ना, बीच में क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। अगर हम मिटा देंगे ना तो यहाँ से यहाँ तक का जो केंद्र होगा वह क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। जैसे इस प्रकार से हम मिटा दिए, ठीक है, और इधर से क्या कर दिया, हम रंग दिए, तो यह क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। समझ गए? उसके बाद है कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या बताए थे, यह प्रधान अक्ष है, बीचे बीच दर्पण को बांट दिया, तो दर्पण का जो मध्य बिंदु है, यहां पर वाला जो बिंदु है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसके बाद प्रधान अक्ष क्या बताए, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र यहां पर है, वक्रता केंद्र है, और ध्रुव P यहां पर है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। इसे x x डैश से सूचित किया जा सकता है, कुछ भी से आप सूचित कर सकते हैं। तो गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। उसके बाद दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, तो दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। आपको ऑलरेडी हम समझा चुके हैं। तो यह मान लिया जाए कि कोई दर्पण है, यह दर्पण है, समझ गए ना, यह मान लिया जाए कि कोई दर्पण है, तो यह कितना चौड़ा है, यहां से लेकर के यहां तक का इसका पूरा चौड़ाई निकाल लेंगे, और जितना इसका चौड़ाई होगा वो वही क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। तो दर्पण की चौड़ाई को ही क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। यह बात आपको समझा चुके हैं। उसके बाद है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो अभी हम आपको बताया है ना, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यह कौन सा दर्पण है जी, अवतल दर्पण है, समझ गए ना, यह इसका ये हो गया। तो यहां पर मान लिया जाए कि इसका सेंटर है, समझ गए ना, यह क्या हो गया, सेंटर है, समझ गए। हाँ, यह क्या हो गया, सेंटर है। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यह हो गया वक्रता केंद्र और यह हो गया ध्रुव, दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, वक्रता, क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। और वक्रता त्रिज्या को किस चीज से, आर से सूचित करते हैं, चूंकि रेडियस, रेडियस का पहला अक्षर आर होता है ना, इसलिए इसे आर से सूचित करते हैं। चलिए फोकस के बारे में हम आपको बताए थे, फोकस के बारे में हम आपको बताए थे, क्या फोकस के बारे में बताए थे हम, जरा ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रधान अक्ष के समांतर जा रही प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष है, यह वाला प्रधान अक्ष है ना, इसके समांतर देखिए यह किरण आ रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन से, सॉरी, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, इस बिंदु को ही क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो इसी चीज को लिख देंगे, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, चूंकि काल्पनिक जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा वहां पर भी मिलता हुआ प्रतीत होगा, वास्तविक होगा तो वहां पर भी मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। समझ गए ना, यह मान लिया जाए कि कोई दर्पण हो गया, दर्पण हो गया, यह प्रधान अक्ष हो गया, समझ गए ना। अब क्या कह रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, तो प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, और क्या कह रहा है, परावर्तन के बाद, यहां से यह परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद
प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, यह प्रधान अक्ष है, यह प्रकाश की किरण आ रहा है, प्रधान अक्ष के इस बिंदु पर मिला, या फिर अगर इधर बनेगा, अगर अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो पीछे बनेगा, समझ गए ना। तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। और चूंकि फोकस को हम लोग एफ से लिखते हैं ना, FOCUS लिखते हैं, तो एफ से लिखा जाता है, इसलिए फोकस को एफ से सूचित करते हैं। बताइए, समझ में आ गया? वाह, समझ में आ गया ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, फोकस को हम लोग एफ से सूचित करते हैं। समझ में आ गया, फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। उसके बाद फोकस दूरी के बारे में हम आपको बताए थे। फोकस दूरी, जैसे मान लिया जाए कि यह दर्पण है, समझ गए ना, ध्यान से समझिए। जैसे मान लिया जाए कि यह दर्पण है, यहां पर वक्रता केंद्र है, यहां पर प्रधान अक्ष के यहां पर फोकस है, तो यहां से यहां तक की दूरी, कहां से कहां तक, आप लोग को समझाते हैं। यहां से यहां तक का जो दूरी है ना, इस दूरी को ही क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस यहां पर है और ध्रुव यहां पर है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या कह रहा है? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। समझ गए? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। उसके अलावा प्यारे बच्चों मुख्य रूप से इतना ही आपको जानना है। यहां तक समझ गए? यस सर। चलिए, हाँ, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। अब जरा देखिए, अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए थे कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। जल्दी से आप लोग जवाब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभी हम आपको बताए थे ना कुछ देर पहले, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है? अपसारी। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है? अपसारी। अवतल दर्पण के फोकस दूरी के चिन्ह कैसा होता है? अवतल दर्पण का फोकस दूरी का चिन्ह, चूंकि प्यारे बच्चों अवतल दर्पण है ना, चूंकि प्यारे बच्चों अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी का जो चिन्ह होता है वह ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी का चिन्ह होता है वह धनात्मक होता है। आगे जब हम आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे ना, तो वहां पर यह चीज आपको समझ में आएगा। अभी आप लोग इस पर अगर ना ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। यह दो क्वेश्चन पर अगर ना ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। आगे जब हम आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे कि दाहिने तरफ कि बाएं तरफ ऋणात्मक होता है और दाहिने तरफ धनात्मक होता है, जैसे दर्पण है ना, दर्पण के बाएं तरफ होता है ऋणात्मक, दाहिने तरफ धनात्मक, तो जब हम आगे चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे ना, तो वहां पर आपको यह चीज समझ में आ जाएगा। चलिए, अब है कि गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण कहां से होता है? ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है? यह भी आपको आगे जब चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। जब हम आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे ना, चिन्ह परिपाटी जब पढ़ाएंगे तो वहां पर यह सब चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। समझ गए ना? चलिए, अब यहां तक यह सब चीज छोड़ दीजिए अभी आप लोग। आगे हम आपको इन सब चीज के बारे में बताएंगे। F बराबर R/2 ये सब है ना, इसके बारे में सब अभी आगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल यहां पर समझिए आप लोग। आपको हम एक चीज समझाने के लिए बोले थे, आपको हम एक चीज समझाने के लिए बोले थे। क्या बोले थे? अगर किसी लड़का का गुण जैसा है ना, उस अनुसार से उसका नाम पड़ जाता है, और उसी गुण के आधार पर अवतल दर्पण का नाम पड़ गया है क्या? अभिसारी दर्पण। तो सवाल उठता है ना, किस गुण के कारण सर? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? यहां से इस सवाल का जवाब अब हम आपको बता देते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, एक मिनट रहने दीजिए, अभी हम कर लेंगे इधर से। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? बताइए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? तो ध्यान से समझिएगा। हम एक अवतल दर्पण का चित्र बनाते हैं और चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। समझ गए ना? अवतल दर्पण का हम चित्र बनाते हैं और चित्र के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यह आप चित्र बना लिए, समझ गए? यह हो गया प्यारे बच्चों इसका क्या? प्रधान अक्ष। आप लोग बताइएगा, यह क्या हो गया इसका? प्रधान अक्ष। आप लोग बोलेंगे कि सर यह तो प्रधान अक्ष है। चलिए, यहां पर क्या होता है? ध्रुव P होता है। यहां पर मान लिया जाए कि यह सेंटर है। समझ गए ना? देखिए लाइए तो। चलिए, तो हम बहुत जल्द अब इसको खत्म करेंगे। बहुत जल्द हमारा क्लास भी लगभग लगता है कि 2 स्लाइड और बच गया है ना। हाँ, मात्र 2 स्लाइड। उत्तल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं और अवतल को अपसारी क्यों कहते हैं, बस इतना पढ़ा करके हम आज का क्लास खत्म करेंगे। तो हम आपको बता रहे थे, मान लिया जाए जैसे यह हो गया क्या? अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में यह हो गया प्रधान अक्ष, यहां पर हो गया सेंटर और यहां पर हो गया ध्रुव P। समझ गए? अब जरा ध्यान से समझिएगा, हम आपको क्या बताया कि प्रधान अक्ष, यह हो गया प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें,
प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा? फोकस से होकर के गुजरेगा ना, परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगा। अच्छा, एक चीज जरा ध्यान से समझिए, जब प्रकाश की किरण आ रही है तो ऐसा बात नहीं ना है कि एक ही प्रकाश का किरण आ रहा होगा, ढेर सारा प्रकाश का किरण आ रहा होगा। जैसे मान लिया जाए कि एक प्रकाश का किरण इधर से भी आ रहा होगा और यहां से भी टकराने के बाद फोकस से ही होकर के गुजरेगा। समझ गए? उसके अलावा और भी हो सकता है यहां से एक प्रकाश का किरण आ रहा हो और परावर्तन के बाद फोकस से ही होकर के गुजरे। यहां से प्रकाश का किरण, इस प्रकार से हम इसको एक अलग कलर दे देते हैं, यहां से भी हो सकता है एक प्रकाश का किरण आ रहा हो और परावर्तन के बाद यह फोकस से ही होकर के गुजरेगा। यहां से भी एक प्रकाश का किरण जा रहा हो, फोकस से ही होकर के गुजरेगा। यानी कि किसी भी कीमत में आप लोग देख रहे हैं कि प्रकाश की किरणें जितने सारे भी है, सबको परावर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर के समेट दे रहा है। एक बिंदु पर आकर के क्या कर रहा है? समेट दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है। यह बिंदु है ना, एक बिंदु पर आकर के जमा हो जा रहा है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। समझ गया ना? चूंकि एक बिंदु पर आकर के जमा कर दे रहा है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। तब ना हम आपको शुरू में बताए गुण के आधार पर नाम रखा जाता है। इसका गुण है कि एक बिंदु पर अभिसरित कर रहा है, एक बिंदु पर आकर के जमा करना को अभिसरित करना भी कहते हैं। तो चूंकि एक बिंदु पर अभिसरित कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण बोलते हैं। समझ में आया? चूंकि एक बिंदु पर इसको अभिसरित कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण बोलते हैं। समझ में आ गया ना? अब इसके बाद है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो जरा ध्यान से समझिए। यह मान लिया जाए कि है उत्तल दर्पण, समझ गए? यह मान लिया जाए क्या है जी? उत्तल दर्पण है। समझ गए ना? उत्तल दर्पण है और यहां से यह हो गया प्यारे बच्चों प्रधान अक्ष। समझ गए? अब देखिए, अब उत्तल दर्पण में परावर्तन कैसे होता है? अब प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें यहां तक आया, ऐसा नहीं अब कर देंगे कि यहां से यहां मुड़ जाएगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यह उत्तल दर्पण है। देखिए इस प्रकार से है, उभरा हुआ है। समझ गए ना? उभरा हुआ है ना। तो अब यह क्या करेगा? तो यहां से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद ऐसे मुड़ जाएगा। समझ गए? ऊपर की तरफ यह मुड़ जाएगा। और अगर एक किरण और आ रहा है यहां से ऐसे, तो यह कहां चल जाएगा? इधर मुड़ जाएगा। समझ गए ना? यह इधर मुड़ जाएगा इस प्रकार से, लेकिन हम पीछे इसको डॉट डॉट से मिलाएंगे। समझ गए ना? यहां पर देखिए जाकर के मिल रहा है, तो फोकस इसका यहां पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोकस इसका यहां पर हो जाएगा। अब जरा एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए, अभी हम आपको बता रहे थे ना कि यह दर्पण हो गया, दर्पण के यह हमारा बायां हाथ हो गया, यह हमारा दाहिना हाथ हो गया। तो यह दर्पण के बाईं तरफ फोकस ना बन करके दाईं तरफ बन रहा है, तो इसलिए यह फोकस कैसा होता है? धनात्मक होता है, और बाईं तरफ वाला कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अब जरा ध्यान से समझिए, जब प्रकाश का किरण आ रहा है तो कभी यह एक बिंदु पर मिलेगा नहीं, यहां से आया और इधर फैल गया, यहां से आया और इधर फैल गया। समझ गए ना? तो कभी भी यह एक बिंदु पर नहीं मिल रहा है, यह फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अपसारी बोलेंगे। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। देखिए यह फैलते जा रहा है, इस प्रकार से देखेंगे ना, यह वाला नीचे जा रहा है, यह वाला ऊपर, मतलब यह इस प्रकार से फैलते जा रहा है। यहां पर इसका काल्पनिक फोकस है, तो यहां से यह क्या होते जा रहा है भाई? फोकस होते जा रहा है, फैलते जा रहा है। समझ गए ना? देख रहे हैं ना, यह नीचे फैल रहा है, यह ऊपर फैल रहा है, मतलब फैलते जा रहा है। तो इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। समझ गए? इसलिए उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहा जाता है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए? इसलिए क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी कहा जाता है। बताइए यहां तक समझ में आ गया? कितने बच्चे हैं जिनको समझ में आया? कितने बच्चे हैं जिनको समझ में आया? अगर एक बिंदु पर आकर के चूंकि मिल रहा है अवतल दर्पण, तो इसलिए इसको अभिसारी, और यहां से चूंकि फैलते हुए प्रतीत हो रहा है, तो इसलिए इसको अपसारी, गुण के अनुसार नाम रखा गया है। बस समझ गए ना? तो उत्तल को अपसारी और अवतल को अभिसारी। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मस्ट VVI क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है मैट्रिक परीक्षा में कि बताइए अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर का, बताइए उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी। ध्यान रखिएगा। समझ गए ना? क्या बताए? अवतल
अवतल का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अवतल का दूसरा नाम है अभिसारी। चूंकि एक बिंदु पर यह सारे किरणों को अभिसरित कर देता है, इसलिए अभिसारी। और उत्तल, उत्तल का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तल का दूसरा नाम है अपसारी। क्योंकि यह किरणों को फैला देता है इसलिए अपसारी, यह किरणों को एक जगह जमा कर देता है इसलिए अभिसारी। यहां तक सारे बच्चे समझ गए? चलिए, तो अब प्यारे बच्चों यहां से आपका चौथा क्लास स्टार्ट होगा अगली क्लास में। चौथा क्लास अब अगली क्लास में। फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने सभी दोस्तों को एक बार बोल दीजिएगा क्लास स्टार्ट हो चुका है, सारे बच्चे अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दो। अगर अभी से परीक्षा तक लगातार पढ़ाई करेंगे ना, तो फिर आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और जिस तरीके से जितना इजी वे में आपको इस समय पढ़ाया जा रहा है ना, इतना वे में आपको कहीं पर किसी भी तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा। समझ गए? चलिए, तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और जाते जाते हम फिर से एक बार आपसे कहेंगे कि जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आप लोग इस नंबर पे, 2 नंबर है, दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके और इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। 99 रुपया में आप लोग जुड़ जाइएगा। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं एक ही बार में हर एक सब्जेक्ट का, तो आप लोग इस नंबर पे और इस नंबर पे, दोनों में से कोई भी नंबर पे, दोनों सेम ही नंबर है, 8114532021 9263991125, 8114532021 9263991125। इस पर कॉल करके एक सब्जेक्ट का 50 रुपया अगर पे करते हैं तो आपको नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो 10th क्लास के बच्चे, जो 11th 12th क्लास के बच्चे हैं, उनका स्पोकन क्लास अभी 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग जरूर क्लास कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्लास चलेगा। तो चलिए, कुल मिलाकर के आज के इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं प्यारे बच्चों आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।